दोस्तों, आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार गौतम लाहिड़ी हैं। इनको परिचय की आवश्यकता नहीं है। गौतम लाहिड़ी देश-विदेश के मीडिया मंचों के ऊपर लगातार अपनी टिप्पणियाँ और विश्लेषण रखते रहते हैं। प्रेस क्लब के अध्यक्ष भी हैं, इंडियन प्रेस क्लब के अध्यक्ष भी हैं और उसके साथ बंगाल की राजनीति पर उनकी विशेष पकड़ है। खुशकिस्मती से मैंने गौतम दा के साथ कई टीवी चर्चाओं में भाग लिया है। हम लोग पुराने परिचित हैं। आज हमने अनुरोध किया कि बंगाल की राजनीति के ऊपर वो हम नई परख के लिए हम लोगों से कुछ चर्चा करें और मैं उनका कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने मेरी बात का मान रखा। वो हम लोगों के सामने है। बंगाल में जो आज दिन में घटनाएँ हुई हैं और जो पूरा घटनाक्रम चल रहा है, हम लोग गौतम लाहिड़ी की विशेषज्ञ नज़र से उस घटनाक्रम की व्याख्या करने की कोशिश करेंगे। स्वागत है आपका गौतम दा नई परख पर। धन्यवाद, पहले धन्यवाद। सबसे पहले आज बता दूं कि मैं अभी-अभी दिसंबर में अपना पद से अवसर लिया, रिटायरमेंट हुआ। जी, 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 जी। नहीं, आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और हम सब लोगों के लिए आप अभी अभी प्रेरणा और भूतपूर्व सम्मान के पात्र भूतपूर्व अध्यक्ष, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया का हाँ, हाँ, भूतपूर्व अध्यक्ष। हाँ, मैं संशोधन कर रहा हूँ। इंडियन प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष गौतम या लाहिड़ी। तो गौतम दा, कलकत्ता में आज जो घटनाएँ हुई, मैं उनकी तरफ आपका ध्यान खींचूँगा। मेरा मानना है कि आपका ध्यान तो वहाँ पे होगा ही। ईडी ने आईपैक के ऊपर छापा मारा और ममता बनर्जी वहाँ पर सदल बल पहुँच गईं। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया, पहले ममता बनर्जी ने वहाँ पर कुछ फाइलें, कुछ दस्तावेज़, लैपटॉप वगैरह अपने कब्ज़े में लिए और एक तरह से ईडी से संघर्ष करके लिए। उसके बाद आरोप लगाया कि ईडी उनकी रणनीति चुराने के लिए आई थी। आप इस घटना को किस रूप में देखते हैं? धन्यवाद। दुबे जी, पहले सबसे पहली बात है, बंगाल में जब भी चुनाव होता है, अब हुँ, 2026 में चुनाव आ रहा है। हुँ, इसका पहले 2021, इसका पहले 2016, मतलब मैं इसी टर्म को लेता हूँ जिसमें मोदी जी सरकार में आए। बंगाल में हर चुनाव का पहले सीबीआई या ईडी कोई ना कोई रेड होता है, कोई ना कोई मसले पे। लेकिन आज को उसका कोई कन्विक्शन नहीं है, ना तो ट्रायल हुआ है, ना तो कोई कोर्ट में कुछ मामला दर्ज हुआ है। लेकिन ऐसे जैसे जिस दिन होता है, उसके लिए बीजेपी के लिए एक पॉलिटिकल फायदा होता है। वो उसको प्रचार करते हैं कि भ्रष्ट पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, ये बोल के उनका पार्टी। आज भी मैंने देखा, अजीब सी बात, थोड़ी देर पहले, कि बीजेपी का प्रेस रिलीज हुँ, पहले आ गया था ईडी के प्रेस रिलीज के पहले, हुँ, वो भी आधा घंटा 24 मिनट पहले। हुँ, उसका बहुत भी वायरल हो रहा है। तृणमूल कांग्रेस से प्रचार किया गया कि बीजेपी जो बयान लिखा, बयान का लैंग्वेज भी एक तरफ है, एक है। हुँ, दूसरी बात जो है, जो लगता है कि इस इशू में सबसे पहले तो अगर मेरिट पे अब जाएंगे, हुँ, 2020 में सीबीआई ने इसको एफआईआर दर्ज किया था। तो ईडी को 6 साल लगा, 2026, हुँ, इसका मैंने जो शिकायत इनके पास आया है, जो भी सबूत आया है, हुँ, 6 साल लग गया इसको जुगाड़ करने में, ताकि ठीक विधानसभा चुनाव का पहले सब कुछ मिल गया इसको। हुँ, दूसरी बात है कि इसके बाद 2022, 2020 का सीबीआई, 2022 में अभिषेक बनर्जी को सीबीआई ने बुलाया था, हुँ, समन किया था। हुँ, अभिषेक बनर्जी ने दिल्ली में खड़ा होकर सीबीआई दफ्तर के सामने खड़ा होकर कहा, अगर मैं 5 पैसा भी दिया हूं तो हुँ, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। हुँ, उसके बाद से आज तक अभिषेक बनर्जी को बुलाया नहीं। हुँ, मामला जुड़ा हुआ था एक कोयला माफिया जिसको बोलते हैं, एक जो बंदा है, माझी, निशाम माझी, हुँ, उसको भी आज तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। हुँ, इसके साथ और एक बंदा है विनय मिश्रा, वो वनावती में सिटीजनशिप मिल गया, वो चला गया वहां। हुँ, लेकिन इनका अभी, इसलिए अगर इसमें कुछ सचमुच कोई भ्रष्टाचारी है, लेकिन बात है कि ऐसे ये लोग करते हैं कार्रवाई कि लोगों को भरोसा नहीं, विश्वास नहीं होता है। हुँ, उन्हें लगता है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड इसलिए करते, क्योंकि सीबीआई ईडी का जितना केस आप देखेंगे 2015 से 2025, हुँ, अभी पार्लियामेंट का शीतकालीन सत्र में मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस लिखित जवाब दिया, 6,000 केस हुआ, उसमें 0.8% से उसका लॉजिकल कंक्लूजन में पहुंचा। पर थाउजेंड में माने 0.70, और आप देखेंगे 100 में 7 केस। तो ये है इनका रेट ऑफ एफिशिएंसी। अगर भ्रष्टाचारी है, अब बोलिए, शारदा नाडा तो सुनते सुनते लोग थक गए।
लोगों का पैसा भी चला गया शारदा में। तो क्या हुआ, कोई नतीजा आया, कुछ मिला? कुछ नहीं मिला है। लेकिन चुनाव का पहले प्रचार हुआ, कुछ लोग को अरेस्ट भी किया था, कुछ हुआ ही नहीं उसके बाद भी। अब बीजेपी का जो भ्रष्ट जो नेता, अपोजिशन लीडर, उनको देखा गया कैमरा में रुपया लेते हुए, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। 98% केस ईडी का केस है अगेंस्ट द अपोजिशन लीडर। 2% केस है, ये पार्लियामेंट का जवाब से बोल रहा हूँ। 2% जो आया किसके किसके बारे में हुआ। अब 2% है जो बीजेपी के साथ ज्वाइन कर लिया। कुछ लोग ऐसे हैं ना जो पहले रेड हुआ, उसके बाद बीजेपी ज्वाइन कर लिया, उसका केस और कभी हुआ ही नहीं। इसमें बहुत सारे यूपीए का लीडर भी है, जैसे प्रफुल्ल पैटर्न तो है, पता ही है आपको। और नाम कितना गिनाएंगे। कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ सीएम का बेटे को जमानत मिली है, और जो उसी पे चुनाव हुआ भी, कांग्रेस हार गया है छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार के नाम पे। तो इनका जो जेन्युइन केस है, इतना कन्विक्शन रेट इतना कम क्यों है? मैं तो कहता हूँ, भले ही बंगाल में तृणमूल कांग्रेस अमित शाह के ऊपर लांछन लगा रहा है, बट ईडी निर्मला सीतारामन के दफ्तर में आते हैं। ये फाइनेंस मिनिस्ट्री का एक विंग है, जिसको इतना पावर दिया गया कि बिना किसी राज्य में जाके वो इंक्वायरी कर सकते हैं, रेड भी कर सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट को नहीं। आपको और एक चीज बोलूंगा, पहले बात ये कि आपने देखा होगा केस हुआ था, सीबीआई ने एक पुलिस ऑफिसर को गिरफ्तार करने गया था, जिसमें ममता पहुंच गया था। उसके लगे बहुत बवाल, ऐसे लग रहा है कि बंगाल में 356 जारी हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। अभी भी कुछ लोग बोल रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, कुछ नहीं होगा। करने का कुछ मतलब, ये सिर्फ क्यों कर रहा है, क्यों ममता को? मुझे लग रहा है कि सीरियसली, मुझे लग रहा है उल्टा है कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, कि बीजेपी को लगा है कि शायद कांग्रेस का जमीन पकड़ रहा है, शायद आगे बढ़ रहा है। अभी तृणमूल छोड़ के सांसद ज्वाइन किया कांग्रेस में, मौसम नूर, ताकि कांग्रेस को भला ना हो जाए कि ममता को कैसे आगे बढ़ाया जाए। जो जो कर रहा है, बंगाली अस्मिता का ऊपर अटैक करते हैं, उसमें बंगाल ममता को फायदा। देखिए, आज शाम से तृणमूल कांग्रेस सड़क, ममता इस क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकती है। एंड ये मानना पड़ेगा बाकी अपोजिशन लीडर से, ममता इज ए फाइटर। उनका ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। वो सीधा चला गया ईडी, उनका जिसके ऊपर रेड हुआ, वो तो कल हाईकोर्ट में जा रहा है बंदा। ही इज गोइंग टू कोर्ट टुमारो। एंड ममता भी जा रहा है कोर्ट में कि हमारा कोई पार्टी का फाइल ईडी ने चुरा लिया है। वो भी जा रहा है। तो ईडी का क्या करे? ईडी ममता के खिलाफ शिकायत करेंगे, तो काले मतलब अदालत में आएंगे और ममता सड़क पे होंगे। ममता कल नारा दिया है, कोलकाता में 10 किलोमीटर लंबा एक उनका एक यात्रा होगी, जिस यात्रा में ईडी सीबीआई के खिलाफ उन्होंने नारा लगाएंगे। उनका अपना वोट बैंक कंसोलिडेटेड होगा। एसआईआर लेके जो मुद्दा बन रहा है, तो वो मुद्दा हट गया। जो बंगाल में मुर्शिदाबाद में एक बंदा ने तृणमूल छोड़ के बाबरी मस्जिद बना रहे थे, कि वो मुद्दा पीछे चला गया, सामने आ गया। ईडी ने ऐसे एक मुद्दा दे दिया, पॉलिटिकल मुद्दा, ममता के लिए फायदा ही फायदा। लेकिन 15 साल का एंटी इनकम्बेंसी का ममता उल्टा यूज कर रहा है। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता, जब हम लोग इस बात को समझ सकते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से, मैं मानता हूं कि वो लोग तो देश के सबसे मशहूर और सबसे तेज दिमाग, तेज तर्रार रणनीतिज्ञ हैं, तो वो तो इस बात को समझ ही सकते हैं कि उनके इन कामों से ममता बनर्जी को लाभ हो सकता है। तो ये भाजपा जानबूझ के ऐसा कर रही है? नहीं, ये क्या है ना, एक्चुअली मेरे लिए लगता है कि भाजपा का सारे जो रणनीति जो बनाते हैं, वो है हिंदी हार्टलैंड का प्रिज्म से। वहां पे जो कामयाब उनको मिल जाता है, वो कामयाबी जो बंगाल जो एक अलग केस है, बंगाल का जो इशू डिफरेंट है। इसमें हर बंगाली पैदा होता है सेंटर के खिलाफ गाली देके, इस टाइप का कहा जाता है। उनका नाराज से नहीं, वो आजादी के बाद से भी जो विधान चंद्र राय मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी नेहरू के खिलाफ थे, फिर भी कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे। उसके बाद वामपंथी तो राज ही किया केंद्र के खिलाफ लड़ते लड़ते। लेकिन बीजेपी के खिलाफ भी अगर नहीं, केंद्र में है, अगर वो केंद्र में उसके खिलाफ लड़ेंगे, तो जो लड़ेंगे उसको फायदा है। वो फायदा ये बीजेपी जो कर रहे हैं, उसको जो करना चाहिए। एक तो देश में जितना बीजेपी का अच्छे संगठन है, बंगाल एक ही स्टेट है जहां पे बंगाल, केरल और तमिलनाडु सबसे कमजोर माना जा रहा है, क्योंकि 70,000 बूथ में 30-40 हजार
के ऊपर उसका कोई कार्यकर्ता है ही नहीं बूथ में। बीजेपी। इसलिए अमित शाह जाके बार-बार बोलते हैं लोकल लीडरशिप को, लोकल लीडरशिप को कर नहीं पाते हैं। तो इनका भरोसा करना पड़ रहा है। पहले तो सीए लाया था 21 के पहले, देखिए सीए का नतीजा क्या हुआ। ममता ने 200 के ऊपर सीट जीता, 212। इस बार बोल रहे 1 तो होगा तो ज्यादा ही होगा, 212 से 13 होगा। होगा कि नहीं वो बात की बात है, अभी टाइम है देखने के लिए। लेकिन पॉलिटिकली जो इशू बीजेपी ममता का एंटी इनकम्बेंसी के खिलाफ जो लड़ना, भ्रष्टाचार इशू ममता के खिलाफ आज नहीं उठा है, बार-बार उठा है, उसमें कोई फायदा नहीं। पॉलिटिकल पार्टी को, कोई अपोजिशन पार्टी को फायदा नहीं हो रहा। अब कितना उसको बोलेंगे कि चोरी किया, चोर हुआ, रुपया उठाते हैं, चंदाबाजी करते हैं, फायदा चुनाव के टाइम में नहीं होता, क्योंकि उनका ऑर्गेनाइजेशन इतना जबरदस्त है, वो ऑर्गेनाइजेशन को तोड़ना बड़ा मुश्किल है। तो आपकी बात में जो बहुत ज्यादा मुझे मर्म की बात लगी वो ये है कि बंगाल में अगर 70,000 बूथ हैं तो उसमें से 35-40 हजार के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के पास उसके आगे बढ़ा नहीं है, सच में कार्यकर्ता नहीं है। तब फिर ये बूथ लेवल वर्कर नहीं, हर इसके जो पन्ना प्रमुख बीजेपी का फेमस कॉइनेज, पन्ना प्रमुख पूछिए बंगाल में कितना है, बीजेपी लीडर से ही पूछ लीजिए ना कितना है। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी और एक प्रॉब्लम है भाजपा का। भाजपा का जितना बड़ा लीडर है, भाजपा का बूट उतना ही है। अच्छा। प्रेसिडेंट जो उसका अध्यक्ष है उसका एक गुट है, जो शुभेंदु है उसको अलग एक गुट है, तो दिलीप घोष अभी नया फिर वापस संगठन में, उसका एक अलग गुट है। वो सुकांत मजुमदार पहले जो प्रेसिडेंट थे उनका एक अलग गुट है। और एक दूसरे से वो दिखाते, आपको रेयरली सबको एक साथ देखेंगे एक मंच पे। मूवमेंट भी अलग अलग होता है, आंदोलन भी करते हैं ना, कभी बहुत दिल्ली से बोलने के बाद कभी वो लोग एक होता है। सब लोग सोचते हैं कि काल ही हम सत्ता में आ जाएंगे, अरे वो तो मुख्यमंत्री बन जाएगा इसलिए उसको रोको। वो रोकने के कारण भाजपा खुद अपने आप को, आपको पता होगा 2000 लास्ट जो लोकसभा चुनाव के पहले आपके साथ ही चैनल में मैं था, मैंने बोला था बीजेपी 12 के ऊपर क्रॉस नहीं करेगा लोकसभा सीट में, 12 के ऊपर क्रॉस नहीं। मेरा बात लेके आईपीए ऑर्गेनाइजेशन ने ट्वीट भी किया था। वो बात तो सही निकला था। बात मैं अभी भी बोल रहा हूँ, भाजपा बीजेपी बंगाल को समझ नहीं पा रहा है, सिंपल बात। बंगाल का जो सोच है, उनका जो इथोस है, उनका जो स्पिरिट है, उससे वो अलग, वो कभी सोच नहीं, क्योंकि वो देख रहा है सारे हिंदी बेल्ट का चौक से, हिंदी बेल्ट का आंखों से देख रहा है। हिंदी बेल्ट का पॉलिटिक्स, बंगाल, केरल, तमिलनाडु का पॉलिटिक्स अलग है। सारे जो जितना समुद्र तट का जितना राज्य है, उसमें एक ही जगह पे भाजपा कुछ थोड़ा सक्सेसफुल हुआ है, दैट इज ओडिशा। नहीं तो ओडिशा में कभी सोचा नहीं था बीजू पटनायक आएगा, लेकिन उसने काम, वहां पे बहुत सारे काम किया है। उनका दूसरा एक कॉन्स्टिट्यूंसी भी है, उसमें हिंदू प्रभाव ज्यादा है, किंतु बंगाल में डिसाइडिंग फैक्टर तो 25 से 30%, कभी कभी अनऑफिशियली 32 भी कहा जाता है। मैं मान रहा हूँ 27% ऑफिशियली। 27% मुस्लिम अगर साथ में है तो बाकी तो 20% चाहिए जीतने के लिए। हिंदू 80% बीजेपी लेके जाए। लेकिन आप जो कह रहे हैं उससे दिमाग में एक सवाल आ रहा है कि त्रिपुरा को आप देखिए, त्रिपुरा का मिजाज भी तो बंगाल जैसा ही है, लेकिन त्रिपुरा में तो भारतीय जनता पार्टी कामयाब है। हाँ, नहीं बात सही है, कामयाब है। वहां पे बंगाल प्लस वहां पे ट्राइबल लोग प्रभाव है, छोटे जगह है। लेकिन बात है कि वहां कम्युनिस्ट पार्टी को हरा के भाजपा कामयाब हुआ है। उसके कारण उस जगह का जो संगठन भाजपा ने बनाया, छोटी जगह पे जो भाजपा संगठन, इसलिए भाजपा तो पॉलिसी है, आइडिया ही है, हमें छोटे स्टेट चाहिए, बड़ा स्टेट को टुकड़ा करके छोटा बनाना है। ये बंगाल के बारे में भी कभी सोच रहा था कि नॉर्थ और साउथ अलग कैसे किया जाए। छोटा जो जगह होगा उसमें भाजपा कामयाब होता है। बड़े राज्य में हिंदी बेल्ट डेफिनेट, हिंदी पट्टी, लेकिन बाकी छोटे राज्य जितना है उसमें भाजपा कामयाब हो सकता है। लेकिन बंगाल में अभी मुश्किल है। मैं हर स्टेट को जो उसका जो कल्चर है, उसका जो स्थिति है, बंगाल त्रिपुरा से देख ले, त्रिपुरा में आपको पता होगा कि नहीं होगा पता नहीं, पश्चिम बंगाल के खिलाफ भी उसका नाराजगी थे जब वो वहां पर कम्युनिस्ट राज भी था, अभी भी है, अभी भी तो है ही। बंगाल को मानते हैं कि बंगाल इज कॉलोनियल पावर, सारे बंगाली का दादा है, इसलिए वो बाकी बंगाली उसको मानते नहीं है। तो 15 साल से ममता बनर्जी बंगाल पर हुकूमत कर रही हैं और
मैं भी मानता हूँ, वो खबरें भी वहाँ से इस तरह की आ रही हैं, आप ज़्यादा इस बात को प्रामाणिक तरीके से कह सकते हैं कि ममता बनर्जी के खिलाफ अच्छी खासी एंटी इनकम्बेंसी होनी चाहिए। हर सरकार के खिलाफ 15 साल में एंटी इनकम्बेंसी जमा हो जाती है। इतने सारे प्रकरण हुए, वो अस्पताल में वो ट्रेनी डॉक्टर मारी गई वगैरह, वो बहुत सारे ऐसे प्रकरण हुए हैं, जिसमें ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ क्षोभ सड़कों पर उमड़ कर आया। तो कुछ ना कुछ तो एंटी इनकम्बेंसी जमा हुई होगी, तो भारतीय जनता पार्टी को उसका लाभ नहीं मिलेगा। नहीं, उसके ऊपर तो ध्यान नहीं दे रहा है। अच्छा। पहला ध्यान था एसआईआर, पहले तो ध्यान था वहां पे शुरू किया, पिछले आपको पता ही होगा कि राम मंदिर मुद्दा बनाने का कोशिश किया। हुँ, बंगाल में वो मुद्दा होगा नहीं। हुँ, दूसरी बात है, उसके बाद अभी जो सीए एक मुद्दा लेके आया कि सारे घुसपैठिया, हुँ, घुसपैठिया तो वहां पे हिंदू ज्यादा है ना। 47 के बाद, 40 से आजाद देश विभाजन के बाद कौन आए थे? हुँ, अरे हिंदूज आए थे, मुसलमान नहीं गए। मुसलमान जो उर्दू स्पीकिंग मुस्लिम चले गए थे, बंगाली स्पीकिंग यहीं रहा। हुँ, बंगाल का पॉलिटिकल हिस्ट्री अगर आप देखेंगे आजादी के बाद से, हुँ, 47 से 77 हुँ, कांग्रेस ने राज किया, हुँ, क्योंकि माइनॉरिटी साथ में रहा। हुँ, माइनॉरिटी सोचा था दे आर प्रोटेक्टेड बाय द कांग्रेस, एंड सेंटर में कांग्रेस है। हुँ, 77 के बाद क्या हुआ, 75 के बाद जैसे जैसे आपका आपातकाल चालू हुआ, मुस्लिम के खिलाफ जैसे नाजबंदी वाला इशू हुआ, हुँ, ये जब इशू जब होने शुरू हुआ तो पूरा नाराजगी, तब वामपंथी लोग सड़क पे थे, हुँ, तो सारे माइनॉरिटी वोट सबक सिखाने के लिए हुँ, वामपंथी के पास चला गया। हुँ, वाम आप बोलेंगे तो वामपंथी कैसे चला गया? हुँ, वामपंथी कैसे चला गया, सबसे एक बड़ा कारण था कि जब यूपीए वन सेकुलर गवर्नमेंट के खिलाफ प्रकाश कराट ने अनास्था प्रस्ताव लेके आया था बीजेपी के साथ मिलके हराने के हुँ, लिए, एक वो कारण था। दूसरा कारण था बुद्धदेव भट्टाचार्य थोड़ा माद्रासा रिफॉर्म टाइप कुछ करने का, हुँ, क्रांतिकारी कुछ कर रहे थे, जिसके लिए आडवाणी भी सपोर्ट कर रहे थे। हुँ, तो तब माइनॉरिटीज को लगा से तीसरी बात है, हुँ, बंगाल में जमीन जिसके पास है, छोटा छोटा जमीन, बंगाल में बड़ा जमींदारी है नहीं, हुँ, क्योंकि एक ऑर्गेनाइज्ड एक रिफॉर्म हो चुका था, लैंड रिफॉर्म ज्योति हुँ, बाबू के टाइम में। हुँ, 1 बीघा, 1 एकड़, 1.5 एकड़ इस टाइप का ज़मीन है। इसलिए वहाँ पे कभी कोऑपरेटिव मूवमेंट भी सफल नहीं होगा, क्योंकि अब इकट्ठे सबको ला नहीं पाएगा। तो लेकिन ये सब जो था, ये था बेस ज़्यादा से ज़्यादा हुँ, बांग्ला भाषी मुस्लिम, दे आर डेली लेबरर एग्रीकल्चर में, जिसको बांग्ला में कहा जाता था भाग चाषी, शेयर क्रॉपर। इनको लगा नंदीग्राम सिंगूर करके हमारा ज़मीन छीन रहा है। हुँ, अगर ये जीत जाए लेफ्ट फ्रंट तो हमारा जमीन चला जाएगा, टाटा के पास हुँ, वो कारखाना जाएगा, तो हमारा 4 फसला जमी है, 4 बार फसल देते हैं, वो हुँ, जमीन चला जाएगा, तो हुँ, रोजगार का क्या होगा? हुँ, सारे के सारे ममता को सपोर्ट, इसके ठीक पहले वाला चुनाव ममता को 1 सीट मिला था पार्लियामेंट में, ओनली 1। हुँ, फिर परिवर्तन हुआ 2008 में पंचायत चुनाव से, जब सीपीएम ने जबरदस्ती वोट नहीं देने दिया, तब नाराजगी हुआ। साथ-साथ 2009 में पहले सबक सिखाया, हुँ, ममता का सीट पार्लियामेंट्री 19 बना। हुँ, सीपीएम कांग्रेस के साथ आया, अलायंस किया, हुँ, सेकुलर के पार्टी के साथ अलायंस किया। कांग्रेस को सेकुलर मानते हैं, मुस्लिम आज भी मानते हैं। सारे मुस्लिम ममता को इसलिए सपोर्ट किया। अगर मुस्लिम वोट अगर आप किसी पार्टी ने तोड़ नहीं पाएगा, हुँ, थोड़ा बहुत कोशिश हो रहा था हुमायूं कबीर से, जो हुँ, बाबरी मस्जिद, उसको पीछे से बीजेपी शायद मदद कर रहा होगा, मुझे पता नहीं डिटेल डायरेक्टली बोलना। हुँ, लेकिन हो सकता है, इन सारे इश्यू दब गया है। अब एक आप उसका पार्टी का जो पार्टी के लिए जो सर्वे करते हैं, हुँ, वो जो समीक्षा करते हैं, जो नारा बनाते हैं, खेला होवे, हुँ, वो सब फाइल में लिखा हुआ है। तो हुँ, आप उसका 10 करोड़ का 10 करोड़ रुपया, हुँ, शिकायत क्या है? 10 करोड़ मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है। हुँ, हजार-हजार करोड़ नहीं। आप पढ़िए उसका ईडी का स्टेटमेंट। हुँ, 10 करोड़ अभी फाइल हुआ था 2020 में। हुँ, तो आपको 6 साल के बाद अगर रेट करेगा तो सही भी होगा, तो हुँ, लोग मानेंगे नहीं, विश्वास नहीं करेंगे। हुँ, बाकी साल तो ममता इश्यू को क्राइसिस को अपॉर्च्युनिटी में कन्वर्ट कर, आज राजस्थान में सड़क पे है, अमित शाह हुँ, का पुतला जल रहा है, मोदी के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा है, सिर्फ अमित शाह के खिलाफ ही बोल रहा है। हुँ, और तार से तो पूरा कदम ममता के तरफ, ममता उसका है कि ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। बाकी पॉलिटिकल पार्टी जिसके ऊपर ईडी जैसे छापा मारते हैं, तो हुँ, पीछे हट जाते हैं, डर जाते हैं। कोई लोग पार्टी बदल लेते हैं, जो बदलते नहीं है वो पीछे चला जाता है। इस हुँ, टाइप का फाइटिंग स्पिरिट जो है लीडर का,
आप कुछ लोग बोला तो बिहार में कैसे, बिहार में इस तरह का फाइट नहीं दे पाया, आपको हम्म, नहीं देखा कोई अपोजिशन लीडर इस तरह का फाइट कर रहा है। हम्म, ममता को आप जितना भी बोल, देखिए खुद एक सीएम जा रहा है, ईडी जहाँ रेड हो रहा है वहां जा रहा है। हम्म, आप तो बोलेंगे ये तो गैर कानूनी काम है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में होते हुए ईडी ने शिकायत भी किया हम्म, कि फिर भी वो जाते हैं, वो देख लेते हैं, हम लड़ लेंगे, हम्म, जो भी है, और डरते नहीं है। ये हम्म, बात है कि उनका वही है यूएसपी। हम्म, ये यूएसपी के कारण ही उसको कहा जाता है ना फायर ब्रांड लीडर, बांग्ला में अग्निकन्या हम्म, नाम दिया गया। अग्निकन्या, हाँ, अग्निकन्या इसलिए है, अगर वो गलत भी है, वो हम्म, गलती को भी ऐसे छुपा देते हैं, हम्म, ये उसके सामने मुकाबला करना मुश्किल है। और बीजेपी के सामने कोई ऐसे कोई ढंग का ममता का मैच करने वाली कोई लीडर है नहीं। तो हम्म, छोटा मोटा लीडर है, डिस्ट्रिक्ट लेवल लीडर है, कोई हम्म, बड़ा स्टेट लेवल कोई पैन, किसी लीडर का खाड़े बंगाल में एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। हम्म, किसी बीजेपी के एक भी नेता का नाम बोलिए, किसी का, माने नॉर्थ बंगाल टू साउथ बंगाल मानेंगे कि यही नेता है। हम्म, ममता को नॉर्थ बंगाल टू साउथ बंगाल सभी मानेंगे नेता। वैसा, बीजेपी का एक बात, किसी ने नॉर्थ बंगाल का लीडर, किसी हम्म, का मिदनापुर का लीडर, किसी का खड़गपुर का लीडर, किसी के इस साइड का डिवीजन हो, किसी ने अभी वो साउथ बंगाल का एक साइड का लीडर। हम्म। तो इससे आपकी बात से नतीजा ये निकलता है कि ममता बनर्जी की का नेतृत्व जमा हुआ है और वो अखिल बंगाल की नेता हैं। बंगाल के सभी इलाके उन्हें अपने नेता के तौर पे देखते हैं। उनके मुकाबले का कोई दूसरा नेता है नहीं। जो एंटी इनकम्बेंसी ममता के खिलाफ है, भारतीय जनता पार्टी उसका दोहन कर पाने में नाकाम है। यहाँ तक कि जो एक हिंदू बनाम मुसलमान करने की उसने कोशिश की थी मुर्शिदाबाद की घटना से, जहाँ हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की नींव रखवाई, तो वो भी अपनी रणनीतिक बहुत ज़्यादा कुशलता न दिखा पाने के कारण भारतीय जनता पार्टी ने वो मौका भी गँवा दिया है। और वहाँ देखते-देखते स्थिति ये हो गई है कि ये ईडी वाला मामला सामने आ गया है, बाकी मामले जो थे, वो उसके पीछे चले गए हैं। तो हम लोग ये मान के चलें कि कुछ कुछ लोगों का तो ये भी मानना है, जिस तरह ममता बनर्जी झपट के जहाँ छापा पड़ रहा था ईडी पे वहाँ पे गईं और ईडी के साथ संघर्ष करके उन्होंने वहाँ दस्तावेज अपने कब्जे में लिए। उससे बहुत से समीक्षकों को ये भी लगाया है कि ममता बनर्जी इस छापे से काफ़ी विचलित हो गई थी। नहीं, वरना क्योंकि उनका वहाँ का विचलित इसलिए होगा क्योंकि सारे वहाँ पे तो देखिए भ्रष्टाचार का डॉक्यूमेंट तो रख दिया था वो फाइल में, उसको हाँ, पकड़ लिया, वो नहीं है। उसका पार्टी का वो रणनीति तय करता है वही आईपैक। हाँ, हाँ। हर कैंडिडेट के बारे में एनालिसिस है, हुँ, हर कैंडिडेट पिछला विधानसभा का जो विधायक थे, उसका परफॉर्मेंस क्या है, उसके ऊपर एनालिसिस रहा है। अगला साल क्या-क्या नारा देने वाला है, नया कुछ तर्क का स्केच है। मतलब मैं कहता हूँ जिसको ममता बनर्जी का पॉलिटिकल प्लानिंग वो दस्तावेज में है। हो सकता है कि भ्रष्टाचार का कुछ होगा, मैं नहीं बोल रहा, पता नहीं है, क्योंकि हुँ, ईडी जब जाएँगे कोर्ट में तभी पता चलेगा। लेकिन बात ये है कि परसेप्शन है कि ममता का पॉलिटिकल प्लान हाइजैक करने के लिए ईडी को लगाया। हुँ। अच्छा, एक बात और बार-बार निकल कर आती है, पूरी तरह हम लोग यहाँ बैठ के उसे डिकोड नहीं कर पाते, कि जो जो स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव रिवीजन हुआ, वो रिवीजन ममता बनर्जी ने, चूँकि वो बीएलओ को कंट्रोल कर रही थी, बूथ लेवल ऑफिसर्स को कंट्रोल कर रही थी, वो सरकारी कर्मचारी थे, छोटे स्तर के, और उन्होंने चुनाव आयोग के खिलाफ बीएलओ को बड़ी अच्छी तरह मोबिलाइज़ भी किया, गोलबंद किया या चुनाव आयोग के खिलाफ आंदोलन में उतार दिया उनको। ऐसा देश के किसी भी प्रांत में नहीं हुआ ऐसा, जैसा बंगाल में हुआ। तो उसके ज़रिए ममता बनर्जी ने पहली बात तो एसआईआर का फ़ायदा नहीं मिलने दिया भाजपा को, नंबर 1। नंबर 2, एसआईआर को अपने पक्ष में झुका लिया ममता बनर्जी ने, हैं? और बंगाल पहला ऐसा प्रांत बन गया जहाँ पर जो विपक्षी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जो केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी है, वो एसआईआर कैसे हो रही है इसके प्रति चिंतित नज़र आई। यानी एसआईआर का जो हथकंडा है, हुँ, 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 वो हुँ, ममता हुँ। बनर्जी ने पहले से वो मुस्तैद थीं, योजना बना ठीक रखी थी, पार्टी को तैयार ये कर रखा था इसके लिए सही बात, मेरा और उन्होंने कहना ये है, अपनी तरफ खींच लिया एसआईआर कि को एसआईआर को सोचना चाहिए, जो पार्टी सत्ता में है, हुँ, उन पार्टी के लिए फ़ायदा है एसआईआर। हुँ, ममता सत्ता में है, ममता का फ़ायदा, स्टालिन सत्ता में है, स्टालिन का फ़ायदा। हुँ, केरला में सीपीएम को भी फ़ायदा हो सकता है एसआईआर के कारण। हुँ, दूसरी बात है, एसआईआर ने बंगाल में जिसको नाम काटा है, हुँ, वो भाजपा का वोटर है, मतुआ।
जो 29 सीट को डिसाइड करता है, सारे वो मतलब सड़क पे है। इतना इश्यू बनाया ममता इसको जो हम आपके साथ है, आपका नाम अगर काट देगा तो हम आपके साथ खड़ा होंगे। दूसरी इसने पीएम प्रधानमंत्री को सवाल पूछा, प्रधानमंत्री मथुरा के बारे में जो सभा किया, जनसभा में कुछ एक शब्द नहीं कहा कि इनका वोट कैसे बचेगा। पहले से इन लोगों को लेके आया था बांग्लादेश से कि आपको सिटीजनशिप देंगे, निपीड़ित अत्याचारित शोषित हिंदू। इसके बाद से 10-15 लोगों को मिला होगा सिटीजनशिप, बाकी लाखों लोग है जो मिला नहीं है, क्योंकि प्रोसेस इतना कम्बरसम है इसलिए मिला नहीं। अभी ईसीआई के एसआईआर करके पूछ रहा है कि तुम्हारा जन्म कुंडली बताओ, जन्म कुंडली है ही नहीं यहाँ का, सब बांग्लादेश का है। सारे नाम काट दिया ना, बंगाल में नाम काटा है, उसमें जो मर गया उसका नाम काटा, जो डुप्लीकेट है उसका नाम काटा, तीसरा जो काटा भाजपा का वोटर, वो भी राजवंशी नॉर्थ बंगाल में जिसका कोई आइडेंटिटी है नहीं ट्राइबल का। दूसरा है ये मथुआ। ये लोग अभी धरना दे, और हिंदी आपको बोलने पता है वाले ना मथुआ डेलीगेशन हिंदी अभी। भाषी हिंदी भाषी उत्तर भारतीयों के भी नाम बहुत कटे हैं। हाँ, वो भी काटा वो है, भी वो भी भाजपा के काटा है समर्थन क्योंकि वो हाँ, भी वो भाजपा भी काटा होगा। इसके साथ-साथ जो हो रहा है ममता उसको और भी पॉलिटिकल यूज़ कर रहा है और डॉक्टर अमर्त्य सेन को भी एसआईआर ने बुला लिया कि आप आपका प्रमाण दो, जो नोबेल लॉरिएट को। बंगाल में इतने बड़े-बड़े नॉवेलिस्ट, पोएट जिसको नाम सब जानते हैं, सब उसके नाम पे अगर एक कवि कोई सम्मेलन करते हैं, वहाँ पे लाखों लोग जमा होते हैं, उसका नाम उसको अभी बुला रहा है एसआईआर। इसका पूरा ममता ने पॉलिटिकली यूज़ कर रहा है। उसमें वो इंटेलेक्चुअल्स भी बंगाल में ये एक माने ममता को फायदा ये हो रहा है, जो ममता का खिलाफ है भद्रलोक, वो भी इस कारण से ममता के पक्ष में जाके वोट डालेगा। तो ये जो वंदे 21 मातरम में वाली पॉलिटिक्स की जो बीजेपी ने, इसका भी फायदा ममता को हुआ होगा? किसका सॉरी? जो वंदे मातरम वाली पॉलिटिक्स की बीजेपी ने वो तो है, वो तो बंगाली अस्मिता इज मेजर इशू है, बंगाली अस्मिता। अभी हाँ, बंकिम बाबू को बंकिम दा बोल रहे हैं इसे। हाँ, बंगाल में आपको पता होगा और इस दुबे जी की जी, ज्योति बाबू को कभी केहू किसी ने ज्योति दा नहीं कहा। हुँ, पता है ना, जब अखबार में हेडलाइन होता था हाँ, आइदर बसु नहीं तो ज्योति बाबू, हाँ। कभी ज्योति बोल के भी नहीं हुआ। ये है बंगाल का कल्चर। ये आप हिंदी हिंदी के दृष्टि से देखेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे कहाँ आपको हिट कर रहा है, किसको हिट कर रहा है। अभी काल एक मंत्री ने वो ईस्ट बंगाल मोहन मान का नाम उच्चारण ही नहीं कर पाया। ईस्ट बेगन मोहन बेगन, वो हंसी का अखबार में वो फ्रंट पेज खबर बना कि ये नाम नहीं बोल सकते हैं और ये बंगाल के बारे में सोच रहे हैं, बंगाल फुटबॉल लेके बात कर रहे हैं। तो कल्चरली थोड़ा बीजेपी को और स्मार्ट होना चाहिए। ममता के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, एंटी इनकम्बेंसी रहेगा, एंटी उनका सब कुछ 100% सही कर रहा है, ऐसे कुछ बोलना सर्टिफिकेट, लेकिन बीजेपी के कारण ममता जीत रही है, मैं मान रहा हूँ। बहुत ही आपकी ये टिप्पणी जो है ना, वो बहुत ख़ास है और मैं समझता हूँ कि ये आज के हम लोगों की छोटी-सी चर्चा रही, उससे सीधा संदेश नई परख के दर्शकों को मिलेगा कि बंगाल की स्थिति को कैसे पढ़ा जाए। भारतीय जनता पार्टी जो वहाँ कर रही है, उसका मतलब कैसे निकाला जाए, ममता बनर्जी जिस तरह से उससे टक्कर ले रही हैं, उसका मतलब कैसे निकाला जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद गौतम दा। मैं हाँ, अनुरोध करूँगा कि आगे भी हम लोगों की 1-2 बार ज़रूरत आपकी पड़े हाँ, तो आप ज़रूर जरूर, मेहरबानी करें। निश्चित, निश्चित दो, निश्चित बहुत-बहुत शुक्रिया। करेंगे।